हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपने पिछले कुछ वीडियोस में देखा है, हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो अभी तक हम कवर कर चुके हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, और लास्ट कुछ वीडियोज़ में हमने गुडविल के ऊपर डिटेल में बात करी थी। आज के इस वीडियो में हम आगे और बात करेंगे। पहले बात करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ के बारे में। ये क्यों की जाती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हों तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। फिर बात करेंगे कि पार्टनर्स अगर ये डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो तो उसको कैसे किया जाता है, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स चेंज करते हैं तो क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने उसका लिंक आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला हमारा टॉपिक जो है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो पहले लॉजिक समझते हैं कि ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करने की ज़रूरत पड़ती क्यों है। देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर आता है या फॉर दैट मैटर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होता है या किसी भी पार्टनर की डेथ होती है, दैट मीन्स जब भी पार्टनरशिप डीड चेंज होती है तब इट इज़ ऑलवेज डिज़ायरेबल, मतलब ये बेस्ट रहता है कि आप उस टाइम रीवैल्यू करें। एक बार अपने सारे जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उन सबको एक बार रीवैल्यूएट करें, और उसके ऊपर मतलब जो भी इनसे प्रॉफिट्स या लॉसेस आ रहे हैं, या कई बार हम एसेट्स जो हैं बुक्स में कई बार नहीं दिखाते हैं, कुछ पुराने एसेट्स, या कई बार हमने लायबिलिटीज़ नहीं दिखाई होती कुछ। तो इस तरह के केसेस में हम इन सारी एडजस्टमेंट्स को कर सकते हैं जब पार्टनरशिप डीड चेंज होती है। तो इससे क्या होता है, इस पार्टनरशिप डीड के चेंज होने के बाद एक क्लीन स्लेट मिल जाती है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, सभी पार्टनर्स को। पुराने जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं वो सब पार्टनर्स जो हैं अकाउंट फॉर कर लेते हैं, और इन सारी एडजस्टमेंट्स के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस फाइनली आता है वो ओल्ड पार्टनर्स अपनी अपनी रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अपनी जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। इससे क्या होता है, पुराने सारी एडजस्टमेंट्स होने के बाद फ्रेश एक पार्टनरशिप डीड बनती है, और वो एक तरह से एज ऑन दैट डेट मार्केट वैल्यू रिप्रेजेंट करती है हर चीज़ की, चाहे एसेट्स हों चाहे लाइबिलिटीज़ हों। तो फ्यूचर में अगर कभी दोबारा इसकी ज़रूरत पड़े तो पार्टनर्स जो होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ, हमने पुरानी सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। So at the time of admission of a new partner, it is always desirable to ascertain whether the assets of the firm are shown in the books at their current values. ठीक है, in case the assets are overstated or understated, these are revalued. तो जैसे हमने बात करी, अगर कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो कि बुक्स में ओवरस्टेटेड हैं यानी रियल वैल्यू उनकी कम है, या कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो अंडरस्टेटेड हैं मतलब उनकी रियल वैल्यू ज़्यादा है, तो हम उनको रीवैल्यू कर लेते हैं। सिमिलरली जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको एक बार दोबारा असेस करते हैं, और जो भी उनकी बुक्स में करेक्ट वैल्यूज़ होती है वो डाल देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, या तो लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी या लाइबिलिटीज़ कम होंगी। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं इन सबको हम नोट डाउन कर लेते हैं। सो एट टाइम्स देयर मे बी ऑल्सो बी सम अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म हों। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जब हम इनको बुक्स में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब इन सबको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं विच इज़ नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एज द नेम सजेस्ट्स इट्स अ रीवैल्यूएशन, मतलब अब हम फिर से रीवैल्यू करेंगे हर चीज़ को। सो फॉर दिस पर्पज द फर्म हैज़ टू प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। द गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ ईच एसेट एंड लाइबिलिटी इज ट्रांसफर्ड टू दिस अकाउंट। तो जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन के ऊपर जो भी हमें गेन्स या लॉसेस होते हैं उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो सारे जो लॉसेस होते हैं वो इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। सिमिलरली अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आर ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ नहीं डालें तो उनको भी रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बुक्स में हम डाल देते हैं। सो फाइनली
its balance is transferred to the capital accounts of old partners in their old profit sharing ratio। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में नेट में या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, जो भी हमने एडजस्टमेंट्स करी, तो जो भी आया है ये सब ओल्ड पार्टनर्स का है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो ओल्ड पार्टनर्स को ही शेयर कर दिया जाता है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस इज डन टू इंश्योर दैट प्रीवियस गेन्स और लॉसेज आर एडजस्टेड इन द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, तो मतलब क्रक्स क्या है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है या अल्टीमेटली जब भी पार्टनरशिप डीड चेंज होती है, तो हम अपने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करते हैं, रीवैल्यू करते हैं और उन सब की चेंजेस को अपनी बुक्स में अकाउंट फॉर कर लेते हैं। उसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं और फाइनली जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है इस रीवैल्यूएशन की वजह से, उन सब को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इससे पुराना सारा हिसाब क्लीन हो जाता है और नई पार्टनरशिप डीड जब बनती है तो उसके बाद का नया हिसाब शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि इनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। सो द जर्नल एंट्री इज रिकॉर्डेड फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले जैसे हमने बात करी, सपोज कोई एसेट है जिसकी वैल्यू को हमको इंक्रीज करना है, तो अगर इंक्रीज करना है तो नेचुरल सी बात है हम एसेट अकाउंट को करेंगे डेबिट। जो भी हमारी गेन की वैल्यू है, मतलब जितनी अमाउंट से हमने इसको इंक्रीज करना है उतनी अमाउंट से हम एसेट को डेबिट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, एसेट अकाउंट बढ़ जाएगा और यूज़ करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट इन ऑर्डर टू क्रेडिट दिस अमाउंट। सिमिलरली अगर हमें रिड्यूस करनी है वैल्यू तो इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एसेट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। सिमिलरली जब हम लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करेंगे तो उनमें से कुछ लाइबिलिटीज़ होंगी जिनकी अमाउंट बढ़ जाएगी, तो जब लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके कंसर्न्ड लाइबिलिटी अकाउंट को डिफरेंस के साथ, यानी जितना हमारा लॉस बढ़ रहा है उससे हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी। और अगर कोई लाइबिलिटी कम हो रही है तो नेचुरल सी बात है हम लाइबिलिटी अकाउंट को कर देंगे डेबिट, तो उससे क्या होगा, हमारी ये लाइबिलिटी कम हो जाएगी और रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और ये जो एंट्री होगी ये होगी ऑफ कोर्स जितनी अमाउंट से हमने अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई एसेट्स की एंट्रीज जब वैल्यू अप करनी हो या रिड्यूस करनी हो। अब बारी आती है जब अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड करना होगा। तो जब अनरिकॉर्डेड एसेट हम रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एसेट अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। और ये जो एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे ये करेंगे उस एसेट की मार्केट वैल्यू के साथ, सो दैट हम बुक्स में उस एसेट को ला पाएँ। सिमिलरली अगर हमें कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बुक्स में डालनी है तो हम लाइबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट विद द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट लाइबिलिटी। तो जब ये सारी एंट्रीज कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है या तो अब आपको गेन होगा या लॉस होगा। तो जो भी आप, अगर आपका गेन है तो ट्रांसफ़र ऑफ गेन ऑन रीवैल्यूएशन, तो क्या होगा, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जो गेन है उसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड रेशियो में। सिमिलरली अगर रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा ये रीवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो जाएगा और जितने भी नेट प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में शिफ्ट हो जाएंगे और हमारे सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ मार्केट वैल्यू पे बुक्स में आ जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, तो ये उनकी बैलेंस शीट है, क्रेडिटर्स दिए हैं हमें 20,000 के, उनके कैपिटल्स हैं 50,000 के, कैश इन हैंड है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है। ओके, नाउ ऑन दैट डेट सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो टर्म्स क्या क्या है, फर्स्ट सी इज टू ब्रिंग इन 15,000 एज कैपिटल and rupees 5,000 as premium for goodwill for 1/6 शेयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि सी को 1/6 शेयर दे रहे हैं और वो 5,000 प्रीमियम लेके आएगा गुडविल के लिए एंड 15,000 कैपिटल लाएगा। दूसरा पॉइंट, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%। मतलब जितना भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जो हमें बैलेंस शीट में दिया है उसकी वैल्यू को 10% रिड्यूस करेंगे, वाइल प्लांट एंड मशीनरी इज़ एप्रिसिएटेड बाय 10%। तो ये हमारे एसेट्स की रीवैल्यूएशन हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी को हम 10% से इंक्रीज़ कर देंगे। फर्नीचर इज़ री वैल्यूड एट ₹9,000। तो फर्नीचर की
पहले बुक्स में हमारे पास 10,000 का है और अब हम कह रहे हैं कि इसको 9,000 कर देंगे, तो 1,000 ये कम हो जाएगा। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स एट 5% एंड ₹200 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये हमारे कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस यू कैन से, जो हमें प्रोवाइड फॉर करने हैं। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1,000 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट इज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो ये एसेट है जो कि बुक्स में नहीं है, अब इस एसेट को हम बुक्स में लेके आएंगे। एंड फाइनली अ क्रेडिटर ऑफ ₹100 इज़ नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी एंड इज़ टू बी रिटन ऑफ। तो मतलब ये एक तरह से हमारा क्रेडिटर की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये हमारी इनकम हो जाएगी, तो इसको भी हम रीवैल्यू करके रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। नाउ प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो हमने अभी तक जो भी थ्योरी में पढ़ा है उन सबको हम प्रैक्टिकली अब जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में करेंगे और उन सारे बैलेंसेस को फाइनली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट कॉलम में डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए, सबसे पहले हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। वो 15,000 एज ए कैपिटल लेके आया है सी, और 5,000 एज ए प्रीमियम लेके आया है। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा इन दोनों अमाउंट से, यानी 20,000 से। 15,000 क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल को और 5,000 हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल को। तो ये रही आपकी पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड विद 20,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 15,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 5,000। ठीक है, तो ये हमारी पहली एंट्री आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो गुडविल है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग के बारे में तो नहीं लिखा, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इन दोनों ने इसी रेशियो में सेक्रीफाइस किया हुआ है, तो हम इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आपका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया, तो इससे ये हमारा 5,000 नील हो गया, और ये कैपिटल अकाउंट्स में हमने 3:2 में, यानी 3,000 एंड 2,000 ये गुडविल ट्रांसफ़र कर दी। अब हमने ये वाली एंट्री कर दी, अब हम आगे की रीवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ रिड्यूस्ड बाय 10%। तो स्टॉक की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्टॉक आपका 15,000 है, तो 10% का मतलब है कि ये -1,500 हो जाएगा। दूसरी एंट्री, वाइल प्लांट एंड मशीनरी इज़ एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी 10% एप्रिशिएट हुई है, मतलब ये +3,000 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, फर्नीचर इज़ रीवैल्यूड एट 9,000। तो फर्नीचर 10,000 पे है, तो इसमें -1,000 हो गया है, तो हम सारी यहीं लिख देंगे और यहाँ से फाइनली एक रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स एट 5%। तो जो हमारे डेटर्स हैं वो है 12,000, तो इस पे 5% हमें प्रोविज़न क्रिएट करना है। तो 5% इसका कितना हो जाएगा? देखिए, 12,000 का 10% 1,200, और ये हो जाएगा 600। तो 600 से हमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है, तो ये माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है, ₹200 इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो -200 हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल का, वो मैं यहीं नोट कर लेता हूँ सो दैट हम एक ही बार में सारी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1,000 इज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो इसका मतलब है अब एक नया एसेट हम क्रिएट करेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट के नाम से होगा, और उसकी वैल्यू है 1,000। तो +1,000 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, +1,000 हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। अ क्रेडिटर ऑफ ₹100 इज़ नॉट लाइकली टू क्लेम। तो ये ₹100 से हमारी इनकम हो जाएगी, तो क्रेडिटर में हम कर देंगे -100, तो इससे हमारी ये इनकम बढ़ जाएगी। तो अब सारी हमने एडजस्टमेंट्स नोट डाउन कर ली है, अब इन सबको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर। तो पहले जो जो एसेट हमारा रिड्यूस हो रहा है, पहले उसकी एंट्री कर देते हैं। देखिए, स्टॉक 1500 से रिड्यूस हो रहा है, फर्नीचर 1000 से रिड्यूस हो रहा है, और डेटर्स का प्रोविज़न बन रहा है 600 से। तो पहले ये 3 एंट्रीज़ कर लेते हैं। तो ये रहा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, हमने डेबिट कर दिया। स्टॉक अकाउंट 1500 से हमने क्रेडिट कर दिया है। फर्नीचर ₹1,000 से डेबिट हो गया, एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हमने क्रिएट कर लिए ₹600 के। तो टोटल 3,100 से हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया डेबिट। अब जो एसेट्स बढ़ रहे हैं उनकी वैल्यू कर लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी 3,000 से ऐड होगी, इन्वेस्टमेंट्स 1,000 से ऐड होगी, तो ये दो हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये रही एसेट्स की एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी विद 3,000 एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट विद 1,000। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज़ क्रेडिटेड विद ₹4,000।
अब बाकी की जो 2 एंट्रीज़ बची हैं, एक है ये इलेक्ट्रिसिटी का 200 रुपीज़, इसकी एंट्री कर लेंगे, और ये 100 की, ये दोनों अलग-अलग होंगी। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी से हमारा बैलेंस कम होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट से हमारी एक लायबिलिटी बनेगी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो गया विद 200 रुपीज़, एंड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट करके हमने एक 200 रुपीज़ की लायबिलिटी क्रिएट कर ली है। सिमिलरली जो क्रेडिटर्स थे था 100 रुपीज़ से हमारी इनकम हो रही थी, तो हमने क्या करा, क्रेडिटर्स को 100 रुपीज़ से डेबिट कर दिया, इससे हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, अब हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट सारा सेटल हो गया है। अब हम इसके जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो एडजस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट्स, ये 2 एंट्रीज़ हमने करी थी, जिसमें 3000 और 1000 एक क्रेडिट दिया था। ये आपकी क्रेडिटर्स की एंट्री आ गई 100 रुपीज़ से, और ये जो हमने अभी डेबिट करे जितने सारे, वो सारे हमने यहाँ पे एंट्रीज़ कर ली। तो अब जो बैलेंस बचता है वो बचता है 800 रुपीज़। ठीक है, तो 800 रुपीज़ को हमने 3:2 में इन दोनों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब इसकी एक जर्नल एंट्री कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड विद 800 एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर क्रेडिटेड विद 480 एंड 320। ठीक है, तो इससे हमारा ये रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो अमाउंट्स है इनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करना है। तो पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस हैं 30,000 एंड 20,000। तो ये रहे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस हमने ले लिए 30,000 एंड 20,000। अब जो सी का बैंक अकाउंट के थ्रू एंट्री आई है 15,000 की कैपिटल की, वो हमने डाल दी। इसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था प्रीमियम गुडविल को 3000 और 2000 में, वो एंट्री आ गई। और ये है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट 480 एंड 320। तो इनका टोटल कर लेंगे तो 33 480, 22 320 एंड 15,000, और ये तीनों बैलेंसेस को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, और ये सारे आपके आ गए क्लोजिंग बैलेंसेस टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये अब बैलेंस शीट में फाइनली जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारी एडजस्टमेंट्स एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ आ गई होगी। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। Again, balance sheet of A and B who are carrying on partnership, they are sharing profits in the ratio of 2:1. इस बार क्रेडिटर्स में है बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल है, इधर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। ठीक है, अब एक बार एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो टर्म्स क्या क्या है, सी विल ब्रिंग इन 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो 60,000 गुडविल आ गई, 1 लाख आपका कैपिटल आ गया। नेक्स्ट है प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड ₹2 1,20,000। तो साथ साथ नोट कर लेते हैं, प्लांट की वैल्यू 120 हो जाएगी, तो प्लांट आपका 1 लाख है तो ये प्लस 20,000 हो जाएगा। एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, और बिल्डिंग की वैल्यू को भी 10% एप्रिशिएट किया है, तो मतलब बिल्डिंग की वैल्यू 1,50,000 है, तो 15,000 से ये एप्रिशिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000 रुपीज़। इसका मतलब हमने जो क्लोजिंग स्टॉक जो स्टॉक मेजर किया है वो 4,000 से ओवर हो गया है, तो दैट मीन्स हमें इसको कम करना पड़ेगा। तो स्टॉक को हम कर देंगे माइनस 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ डेटर्स। तो फिर से हम यहाँ पे 5% ऑफ 60,000 आपका हो जाएगा 3,000, तो 3,000 से ये डेटर्स के लिए भी प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000। तो ये कह रहे हैं कि एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स 1,000 रुपीज़ की, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्रेडिटर्स में प्लस 1,000 हो जाएंगे, तो जिसका मतलब है हमारा अल्टीमेटली ये लॉस होगा एक्स्ट्रा। तो हम आगे हमें कहा है रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंस्टिट्यूटेड फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। तो हमें एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, और फाइनल बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर द फर्म हैज़ बिन रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अब सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर उसके बाद जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो एंट्री आएगी वो आपकी आ जाएगी 1 लाख प्लस 60,000, 160 की जो सी कैपिटल एंड गुडविल लेके आया है। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम पॉजिटिव वाले एसेट्स देख लेते हैं।
ये दो एसेट हैं, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, ये 20,000 एंड 15,000 से प्लस हो रहे हैं। तो पहले ये एंट्री कर लेते हैं। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 20,000 एंड बाय बिल्डिंग्स अकाउंट 15,000। तो हमारा ये साइड पूरी हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी साइड में जहाँ पे हमारे एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये दो एसेट हमारे रिड्यूस हो रहे हैं। एक 4,000 से स्टॉक रिड्यूस हो रहा है और 3,000 से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करेंगे। तो इन दोनों की एंट्री कर देते हैं। तो टू स्टॉक अकाउंट 4,000, एक तो ये एंट्री कर ली और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट कर लिया 3,000 रुपीज़ से। इसके अलावा हमें बताया गया है कि जो क्रेडिटर्स हैं, तो ये सारी एंट्रीज हमने कर ली। अब बची हमारी ये क्रेडिटर्स की एंट्री। तो क्रेडिटर्स हम इंक्रीज करेंगे तो उसको क्रेडिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो ये रही क्रेडिटर्स की एंट्री, टू क्रेडिटर्स अकाउंट विद 1,000 रुपीज़। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। तो ये 35,000 टोटल आ गया। 35,000 हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। अब हमारा जो टोटल है वो ऊपर है 8,000। तो यानी 27,000 का हमारा प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन पे, जिसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ 2:1 में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा हो गया। अब हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस ले लेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस 180 एंड 150 हमें दिए हैं। तो ये आपके आगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 180 एंड 150। सी 1 लाख रुपीज़ कैपिटल लेके आया है, तो बैंक अकाउंट की एंट्री हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी। इसके अलावा गुडविल जो ए और बी ने डिस्ट्रीब्यूट करी आपस में 40 और 20 की आ गई। और ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ गया 18,000 एंड 9,000। तो इन सब का टोटल कर लेंगे तो ये आपके टोटल आ गए। इन टोटल्स को हमने यहाँ एज सच शिफ्ट कर दिया। नाउ दीज वुड बी आर बैलेंसेस। अब हम बना लेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट में हमें क्या ध्यान रखना है कि जितने भी एसेट्स हैं अब वो रीवैल्यूड फिगर्स पे डालेंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए एक बार पहले पुरानी फिगर्स देख लेते हैं। पहले एसेट साइड पे कर लेते हैं। एसेट साइड पे कैश इन हैंड 10,000, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड है कैश एट बैंक। अब इस कैश एट बैंक में जो सी है वो अपना शेयर लेके आया है 1 लाख कैपिटल और 60,000 अपना गुडविल का। तो टोटल 160 इसमें आ गया है। तो 40 प्लस 160, तो ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी आपकी 2 लाख रुपीज़। फिर अपना आते हैं सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स पे हमने 5% का प्रोविज़न क्रिएट किया है विच इज़ 3,000। तो 60 माइनस 3 57,000 आपके आ जाएंगे डेटर्स। स्टॉक में हमने 4,000 से कम करना था, ये लिखा है हमें, तो इट विल कम टू बी 36। ये है ना 36, यस। और उसके बाद अपना है प्लांट 120 का है और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 10% से इंक्रीज़ की है। तो प्लांट एंड मशीनरी 120 और बिल्डिंग 10% मतलब 1,65,000। तो ये आपके एसेट्स की फिगर्स आ जाएंगी। अब लाइबिलिटी साइड की तरफ देख लेते हैं। बिल्स पेबल एज सच रहेगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें दिए हैं कि 1,000 ऐड हुए हैं, तो ये हो जाएगा आपका 59,000 इसकी जगह पे। और आउटस्टैंडिंग एज सच रहेंगे। और ये जो कैपिटल्स हैं, अब हमारे जो कैपिटल्स हैं वो आ जाएंगे जो अभी हमने लेटेस्ट करे हैं। तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये रही बैलेंस शीट। ये कैश इन हैंड हमने 10,000 एज सच ले लिया। कैश एट बैंक 2 लाख। सन्ड्री डेटर 60,000 से, जिसमें 3,000 हमने प्रोविजन डाल दिया है बैड डेट्स का। तो टोटल आपका आ गया 57,000। स्टॉक हमने 4,000 लेस किया तो 36,000। प्लांट एंड मशीनरी 120 एंड बिल्डिंग 165। तो टोटल आपका आ गया 5,88,000। अब बिल्स पेबल एज सच हमने ले लिए 10,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमने 1,000 ऐड किया तो 59,000 हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज सच। और जो हमारे कैपिटल के बैलेंसेस थे वो थे 238, 179 एंड 1। तो ये हमने एज सच ले लिए 238, 179 एंड 1। तो टोटल आपका 517 इन कैपिटल का आ गया। यहाँ पे भी आपका हो गया टोटल 5,88,000। ठीक है, सो हमारी बैलेंस शीट हो गई टैली। तो दिस इज़ हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं विच इज़ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस से हमारा मतलब होता है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स जो हमने प्रॉफिट्स गेन किए होते हैं उनको कई बार हम अक्यूमुलेट कर लेते हैं। कई बार वो जनरल रिजर्व की फॉर्म में होते हैं, कई बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फॉर्म में होते हैं। एंड समटाइम्स लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे होते हैं। या तो P&L का डेबिट बैलेंस होता है या फिर सम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर्स के लिए मिलता है। ठीक है, उसको हम कह देते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
इस तरह के केसेस में हम उस एक्सपेंस को सेम ईयर में डेबिट करके ख़त्म नहीं करते हैं, रादर हम वेट करते हैं उसके पूरे बेनिफिट्स के ईयर्स की, उसकी वैल्यू को राइट ऑफ करने के लिए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज़ आपने 1 लाख रुपीज़ एक एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस किया और उसका जो बेनिफिट है वो आपको अगले 3 साल तक मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हर साल 33,333 रुपीज़ उसको राइट ऑफ करते जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते जाएंगे। तो इस तरह के एक्सपेंस को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। तो जो पोर्शन हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो नेक्स्ट ईयर्स में हमने डेबिट करना है, उसको हम क्या करते हैं, एसेट साइड पे दिखाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ। तो वो एक्चुअल में हमारा एसेट नहीं है, क्योंकि हमने वो स्पेंड कर लिया है, मतलब लिटरल सेंस में हमारा वो एसेट नहीं होता है, लेकिन वो हमारा डेबिट बैलेंस होता है जो हमने ऑलरेडी स्पेंड किया होता है। तो जो इस तरह के लॉसेस होते हैं उनको भी हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जब काउंट करते हैं तो इन सबको काउंट करते हैं। तो अब बारी आती है कि जब अगर बिज़नेस में ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हों तो हम क्या करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने बताया कि ये सारा जो बिज़नेस है ये पीछे के हैं, तो हम पिछला सारा ज़ीरो करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, ये सारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को अपना शिफ्ट कर देंगे इन सब के गेंस को या लॉसेस को जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके पार्टनर्स के कैपिटल में और उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। समटाइम्स अ फर्म मे हैव अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नॉट येट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, दीज आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व्स एंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने डिस्कस कर लिया है। द न्यू पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू हैव एनी शेयर इन सच अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, these are distributed among the partners by transferring it to their capital accounts in old profit sharing ratio. ये सब हम बात कर चुके हैं। Similarly, if there are some accumulated losses in the form of a debit balance of profit and loss account and or deferred revenue expenditure, it should be transferred to old partners capital accounts. तो अब आपको सारी एडजस्टमेंट्स क्लियर हो गई। अगर पुराना कुछ भी बचा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। राजेंद्र एंड सुरिंदर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। On 15th April 2017, they admit Narendra as a new partner. On that date, there was a balance of 20,000 in general reserve and a debit balance of rupees 10,000 in the P&L account of the firm. Pass necessary journal entries regarding adjustment of accumulated profits or losses. तो इस केस में हमने क्या करना है, देखिए, ऑन दैट डेट देर वॉज अ बैलेंस 20,000 इन जनरल रिजर्व। तो 20,000 जनरल रिजर्व का बैलेंस का मतलब है कि ये क्रेडिट बैलेंस है हमारा और इधर 10,000 डेबिट बैलेंस है, तो नेट हमारा 10,000 क्रेडिट है। लेकिन इसको करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है उसको कर देंगे डेबिट 20,000 से, तो ये हमारा अकाउंट ख़त्म हो जाएगा जनरल रिजर्व का, और ये हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राजेंद्र और सुरिंदर को विच इज़ 4:1 उसमें बांट देंगे। तो ये आपकी आ जाएगी 16,000 एंड 4,000। सिमिलरली जो P&L का डेबिट बैलेंस है 10,000 उसको हम कर देंगे क्रेडिट, और इसको भी 4:1 की रेशियो में इन दोनों में आपस में शेयर कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ वी डू ऑल दीज एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट चलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमारा मतलब ये है कि कई बार पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं, वैसे तो साथ साथ ही कर लेते हैं, समटाइम्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन द पार्टनर्स एग्री दैट देयर कैपिटल्स शुड ऑल्सो बी एडजस्टेड सो एज टू बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी हम ये पार्टनरशिप डीड वगैरह चेंज होती है किसी भी रीज़न से, तो नॉर्मली पार्टनर्स ये कहते हैं कि अब आगे से हम अपने कैपिटल को एडजस्ट कर लेते हैं इन सच ए मैनर दैट आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड रिफ्लेक्ट इन दोज कैपिटल रेशियोज़। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, सपोज़ अगर हम 3 पार्टनर हैं, 3:2:1 ले रहे हैं, तो उनके कैपिटल भी रीएडजस्ट करके 3:2:1 कर देंगे। तो नेचुरल सी बात है, अगर जब रीएडजस्टमेंट होगी तो कुछ पार्टनर्स के जो कैपिटल है वो ज़्यादा होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो विड्रॉ कर लेंगे, और जिनके कम होंगे वो और मोर कैपिटल लेके आएंगे इन ऑर्डर टू मेक इट इक्वल टू दैट डिज़ायर्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या डिज़ायर्ड कैपिटल रेशियो। ठीक है, so first necessary adjustments are done in the old capitals relating to goodwill, reserves and revaluation of assets and liabilities. तो ये जब भी, जैसे हम नॉर्मल करते हैं, जब भी एडमिशन होगी किसी पार्टनर की तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हम करेंगे। इफ़ द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज़ गिवन,
द सेम कैन बी यूज्ड एज अ बेस फॉर कैलकुलेटिंग द न्यू कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। तो जैसे सपोज हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसको 1/6 शेयर के लिए हमने एडमिट किया है एंड ही हैज़ टू ब्रिंग इन 1 लाख एज अ कैपिटल। तो दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि टोटल फर्म की कैपिटल 6 लाख होगी, क्योंकि 1/6 के लिए 1 लाख ले रहा है। तो अगर पूरी कैपिटल की बात करेंगे दैट शुड बी 6 लाख। तो हम क्या करेंगे, उस 6 लाख को न्यू पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी कैपिटल की रेशियो। तो इस कैपिटल की रेशियो में हम बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो अपना कैपिटल लेके आएंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो 1 लाख है जो कि नया पार्टनर लेके आ रहा है, वो एक बेस बन सकता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द न्यू कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। The capitals thus ascertained should be compared with their old capitals after all adjustments। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ही हमने फाइनली सेट किया कि अब इस रेशियो में होना चाहिए, फिर इन कैपिटल्स को हम कंपेयर करते हैं जो एक्चुअल में उनके ओल्ड कैपिटल्स हैं, और फिर दोज whose capital falls short will bring in necessary amount to cover the shortage, and the partner who has a surplus will withdraw the excess amount of capital। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जिनका ज़्यादा निकल रहा है उनको लेके आना पड़ेगा, और जिनका ऑलरेडी ज़्यादा है वो विड्रॉ कर सकते हैं। अगेन एक एग्जांपल से समझते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म विद अ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। ही विल ब्रिंग इन 30,000 एज कैपिटल। तो ये हमारे पास देखिए बेस आ गया, यानी टोटल फर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी, 30 मल्टीप्लाइड बाय 4। एंड द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमें दे दिया है क्वेश्चन में। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी बिफोर सीज एडमिशन वाज एज अंडर। तो ये रही उसकी बैलेंस शीट। अब जो एडजस्टमेंट्स हमें दी गई हैं वो क्या क्या है। सी विल ब्रिंग इन ₹12,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 45,000 एंड मशीनरी एट 23,000। Provision for bad debts is to be created at 6% on debtors. The capital accounts of A and B are to be adjusted by opening current accounts. Okay. Record necessary journal entries, show necessary ledger accounts, and prepare funds balance sheet after C's admission. तो इसमें हमें क्या क्या करना है, देखिए 3-4 हमें एडजस्टमेंट दी है। गुडविल का पोर्शन दे दिया है, एसेट में बिल्डिंग और मशीनरी रीवैल्यू हो रहे हैं, बैड डेट्स का प्रोविज़न बनाना है, और कैपिटल अकाउंट की जो एडजस्टमेंट फाइनली होगी उनके करंट अकाउंट बनाएंगे। मतलब इस केस में क्या है, कैश लाना या नहीं, मतलब लेके जाने की बजाय उनकी एडजस्टमेंट्स हो जाएगी, उनके जो भी डिफरेंसेस हैं वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस करा था, पहले तो अगर हमें नए कैपिटल चाहिए तो हमें पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नई निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो कैसे निकलेगी, सी का शेयर है 1/4, तो इसका मतलब रिमेनिंग शेयर 3/4 है, और वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी है 2:1। तो 2:1 मतलब 2/3 ऑफ जो है वो ए का शेयर हो जाएगा, विच इज़ 6/12, एंड बीज न्यू शेयर वुड बी 1/3 ऑफ 3/4 विच वुड बी 1/4। तो आपका ये हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/4। ठीक है, तो 1/2, 1/4, 1/4। तो अगर 4 को डिनोमिनेटर से कॉमनली यूज़ करें तो इट विल बी 2:1:1। तो ये आपकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे जो जो इनके एक्चुअल में कैपिटल अब होने चाहिए। तो 120 जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया टोटल है, तो 120 में रेशियो इनकी है 2:1:1, यानी 120 डिवाइडेड बाय 4, 30,000। यानी इनकी जो कैपिटल्स की रेशियो होगी वो होगी 60, मतलब 60,000 ए का होगा, 30,000 एंड 30,000, दैट शुड बी देयर कैपिटल्स। ये हमारी डिज़ायर्ड कैपिटल रेशियो है। तो ये हमने निकाल दिया 60,000, 30,000 एंड सी का 30,000, ये हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है। अब चलते हैं सीधी एंट्रीज़ पे। तो सबसे पहले वो गुडविल लेके आया है 12,000 और अपना कैपिटल लेके आया, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड विद 42,000 एंड गुड गुड कैपिटल अकाउंट 30,000, और गुडविल अकाउंट उसका हो जाएगा क्रेडिट 12,000 से। अब ये जो गुडविल अकाउंट है इसको हम इसका प्रीमियम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो गुडविल है 12,000, और ए और बी की जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है विच इज़ 2:1, उसमें ये शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें सिर्फ डायरेक्ट शेयर दिया होता है नए पार्टनर का और ओल्ड पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, तो इसी रेशियो में ही उनकी सैक्रिफाइसिंग होती है। ठीक है, तो 2:1 में ही हमने यहाँ पे ए और बी का वैल्यू ट्रांसफ़र कर दी गुडविल की। अब उसके बाद हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एसेट्स की रीवैल्यूएशन एक बार देख लेते हैं। उसमें बिल्डिंग 45,000 एंड मशीनरी 23।
अब बिल्डिंग 45,000 का मतलब ये हो गया कि ये +5,000 हुई है, और मशीनरी 23,000 का मतलब है ये -2,000 हुई है। इसके अलावा हमारा प्रोविज़न फॉर बैड डेट 6% करना है, तो डेटर्स 8,000 है, तो इसका 6% हो जाएगा 480। ठीक है, बाकी हमारा इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इनकी एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। तो अ, ये भी माइनस में चला जाएगा, तो मतलब एक एंट्री प्लस में ये आएगी और ये दो माइनस में आएंगी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगी 5,000 से। तो और दूसरी एंट्री में ये मशीनरी अकाउंट 2,000 से अपना क्रेडिट हो गया, तो ये कम हो जाएगा, और उधर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हो जाएगा 480। ठीक है, और इधर हमारा ये इतनी टोटल अमाउंट से हमारा रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, और उधर हम 5,000 से बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करके रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट एक बार देख लेते हैं, ईजी हो जाएगा। ये देखिए, बिल्डिंग में 5,000 ऐड हुआ, ये बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन में ऐड हो जाएगा, और इधर 2,000 एंड 480 ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो ये मशीनरी अकाउंट 2000 इधर ऐड हो गया, और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 480 यहाँ ऐड हो गया। ठीक है, तो यही तीन एडजस्टमेंट्स थी। तो इन तीनों का जो बैलेंसिंग फिगर आ गई वो आ गई 2520। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तो इसको अगेन हमने 2:1 में आपस में इनके शेयर कर दिया है। ठीक है, तो इसकी एंट्री आ जाएगी अब जर्नल एंट्री। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट विद 2520 जो अभी हमने कैलकुलेट किया, और ये दोनों 2:1 में इसको शेयर कर लेंगे। अब नेक्स्ट बारी आती है, और क्या क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन में हमें जनरल रिज़र्व ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो जब हमें इस तरह का रिज़र्व दिया जाता है तो नेचुरल सी बात है हम इसको एडजस्ट करेंगे पहले। तो जनरल रिज़र्व को रिवर्स करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो जनरल रिज़र्व हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो क्रेडिट है, और 2:1 में ए और बी के कैपिटल अकाउंट्स को हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम एक बार कैपिटल अकाउंट भी देख लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में ये दो बैलेंसेस थे हमारे, ए और बी के, और सी अपना 630,000 ले आया है कैपिटल की फॉर्म में। उधर गुडविल अकाउंट का जो 8,000 और 4,000 वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया रीवैल्यूएशन का। ठीक है, तो हमने ये सारे टोटल कर लिए। अब ये सारे टोटल एज सच हमने यहाँ फॉरवर्ड कर दिए। अब जो हमारे बैलेंस हैं, जो हमने डिज़ायर्ड कैपिटल प्रॉफिट निकाला था वो था 60-30-30। ठीक है, ये जो हमने निकाली थी, अब हमारे एक्चुअल अकाउंट तो इसी रेशियो में रहेंगे, तो ये हमारे बैलेंसेस हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, टू बैलेंस कैरिड डाउन करके 60-30-30 कर दिए। अब जो डिफरेंशियल फिगर है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट है तो ये चले जाएंगे हमारे करंट अकाउंट्स में। तो सी तो नया आया तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, तो ये दो वैल्यूज़ जो बैलेंसिंग फिगर्स हैं वो ए और बी के पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स में चली जाएंगी। ठीक है, तो अब हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, हमने कैपिटल अकाउंट भी बना लिए। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते समय लायबिलिटी साइड में हमें करंट अकाउंट्स के बैलेंसेस अलग से दिखाने हैं, और कैपिटल अकाउंट के ये बैलेंसेस दिखाने हैं। इसके अलावा जो हमने एडजस्टमेंट्स करी हैं उसके हिसाब से जनरल रिजर्व अब नहीं आएगा, क्रेडिटर्स और बिल्स रिसीवेबल एज सच आ जाएंगे। तो पहले लायबिलिटी साइड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रही लायबिलिटी। सबसे पहले क्रेडिटर्स हमने डाल दिए एज सच 8,000, और बिल्स पेबल डाल दिए 4,000। रिजर्व्स हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। अब बारी आई पार्टनर्स के करंट अकाउंट की, तो 3680 एंड 3840 ये कार्ड पार्टनर्स के करंट अकाउंट थे, तो ये हमने दोनों डाल दिए, उनका टोटल आ गया। और ये जो फिक्स्ड कैपिटल जब हमने 60-30-30 करके फिक्स करे हैं वो आ गया आपका ये। तो ये आपकी टोटल वैल्यू आ गई लायबिलिटी साइड की। अब हम एसेट साइड पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में 42,000 वो लेके आया है गुडविल का और कैपिटल का। तो हमने एज्यूम किया कि वो कैश में लेके आया, इसीलिए हमने कैश में एंट्री करी है। तो हमारा जो एसेट साइड में यहाँ पे 42,000 बढ़ जाएगा, तो कैश इन हैंड हमारा हो जाएगा 44,000, और कैश एट बैंक एज सच सेम रहेगा। डेटर्स में 480 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 7520। स्टॉक एज सच है हमारा, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं। ये आपका -2 हुआ है तो ये 23,000 हो जाएगा, और ये +5 है तो 45,000 हो जाएगा। तो ये रिवाइज्ड वैल्यूज़ हम डाल देते हैं। कैश इन हैंड 44, कैश एट बैंक 10, और सन्ड्री डेटर्स में 480 का प्रोविज़न है। तो ये रही एसेट साइड। कैश इन हैंड 44,000, कैश एट बैंक 10,000, सन्ड्री डेटर्स 8,000, और 480 का प्रोविज़न डाल के ये आपका आ गया 7520। और जो बाकी के 4 एसेट्स हैं उनकी वैल्यू आपकी है 10, 5, 23 एंड 45। तो ये आपकी बैलेंस आ गया। 10 स्टॉक की आ गई, फर्नीचर 5, 23 मशीनरी की, और बिल्डिंग की 45।
इनका टोटल करेंगे तो आ गया 1,44,520। ठीक है, तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है। तो दिस इज़ हाउ वी विल डू ऑल दीज क्वेश्चंस। तो आई होप अब आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि हमें ये करने कैसे हैं। अब आज के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी तक जो हमने एडजस्टमेंट्स करी वो सब थी अगर पार्टनर एडमिट हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने बताया अगर सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होती है तो भी, क्योंकि अब नए प्रॉफिट जो है नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो पुराना हिस्सा बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो फिर से वो सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे जो अभी तक हमने सीखी हैं। So sometimes the partners of a firm decide to change their existing profit sharing ratio without any admission or retirement of a partner. This results in a gain of additional share in future profits of the firm for some partners, while a loss or part thereof for other partners. तो ये हमें पहले बात कर ली है, चेंज होगा तो ऑब्वियसली किसी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। So in this case, all the adjustments which we do for admission of a partner are done and sacrificing partners capital accounts are credited. तो जिन पार्टनर्स को अगर ऐसा है कि किसी किसी पार्टनर का लॉस हो रहा है, किसी को प्रॉफिट हो रहा है, तो जिनको लॉस हो रहा है उनके अकाउंट्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे और जिनको प्रॉफिट हो रहा है उनके अकाउंट्स डेबिट हो जाएंगे आफ्टर ऑल दीज एडजस्टमेंट्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो ये सारा आपको सेल्फ क्लियर ही है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ के बारे में डिटेल में बात करी। फिर हमने बात करी कि अगर हमारे प्रॉफिट्स या रिजर्व्स अक्यूमुलेटेड होते हैं या लॉसेस अक्यूमुलेटेड हो जाते हैं तो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। फिर हमने बात करी कि अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर हो जाए या एक डिज़ायर्ड कैपिटल रहे तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। और एंड में हमने बात करी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पे कैसे एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।